अभी तक हमने इस प्रश्नावली में समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय के विभिन्न प्रकार, समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय, इन टॉपिकों को हमने कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो नया टॉपिक है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय, समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, इनकी जहाँ पर भी बात होती है वहाँ पर हमें दो समुच्चय देखने को मिलेंगे। चाहे समान समुच्चय की बात हो, चाहे समतुल्य समुच्चय की बात हो और चाहे उपसमुच्चय की बात हो, यहाँ पर इन तीनों ही स्थितियों में हमें दो समुच्चय देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी हमें दो समुच्चय देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक समुच्चय को तो मान लेंगे ए, समझने के लिए। समुच्चय का नाम कुछ भी हो सकता है। हम समझने के लिए एक समुच्चय को तो मान लेते हैं ए और एक समुच्चय को मान लेते हैं बी। एक बार मैं लिख लेता हूँ इस बात को। एक समुच्चय तो हमने मान लिया ए और एक समुच्चय मान लिया हमने बी। अब देखो यहाँ पर दो स्थितियाँ बन सकती है। दो स्थितियाँ कौन कौन सी? पहली स्थिति तो ये कि इस ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो। पहली स्थिति तो ये बन सकती है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो। अब जरूरी नहीं ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित ना हो। तो ये बना लेते हैं हम दूसरी स्थिति। तो दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं है। दूसरी जो स्थिति हमने बनाई वो क्या बनाई, या क्या बन सकती है कि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित ना हो। तो ये दो स्थितियां बन सकती है दो समुच्चयों में। तो इन दोनों समुच्चयों में ये जो दो स्थितियां बनी, इसमें ये जो पहली स्थिति है, ए के सभी अवयव किस में उपस्थित हैं, बी में उपस्थित हैं। इस स्थिति में ए को बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। इस स्थिति में ए को बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। ये जो पहली स्थिति बनी, इसमें ए को बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। अब जो ये सेकंड स्थिति बनी वो क्या थी कि इस ए के सभी अवयव बी में नहीं है। तो इस स्थिति को कहा जाएगा ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। इसमें क्या कहा जाएगा, ए बी का उपसमुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। दोनों स्थितियां हमें समझ में आ गई। दोनों स्थितियों के लिए यहां पर उदाहरण देखो। पहला उदाहरण देखो, इस ए के सभी अवयव देखो बी में उपस्थित है, तो ए बी का उपसमुच्चय है। इस स्थिति को देखो, इस ए के सभी अवयव देखो यहाँ पर उपस्थित है क्या, ये दो तो उपस्थित है, ये दो उपस्थित है नहीं है। तो सभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, सभी उपस्थित नहीं है, तब हम कहेंगे ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब देखो ये ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। इस यहाँ पर जो उपसमुच्चय आ रहा है, इस उपसमुच्चय को एक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, और वो जो संकेत है उपसमुच्चय का, वो संकेत इस प्रकार का है। उपसमुच्चय को एक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है और वो संकेत इस प्रकार का है। अब देखो यहाँ पर इस संकेत का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम इस पूरी बात को किस प्रकार लिखेंगे वो समझना है। यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय है, तो इस बात को लिखेंगे ए फिर उपसमुच्चय का चिन्ह लगाना है, और किसका उपसमुच्चय है, ए बी का है। तो ए उपसमुच्चय है बी का। यहाँ पर देखो उपसमुच्चय नहीं है, तो ए उपसमुच्चय नहीं है, तो उपसमुच्चय के चिन्ह को हम काट देंगे। किसका नहीं है, बी का। तो हमें इस प्रकार संकेत का उपयोग करना है। जब ए बी का उपसमुच्चय हो तब तो हमें इस प्रकार लिखना है, और ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तब हमें इस प्रकार से लिखना है।
जो यहाँ पर हमने बातें समझी वो सभी बातें यहाँ पर इसकी परिभाषा में लिखी हुई है। अब हम एक बार फिर उदाहरणों पर आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है उसमें ए उपसमुच्चय है किसका, बी का, तो इसको लिख लेते हैं ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, इसमें भी ए के सभी अवयव बी में, तो संकेत में कैसा लिखेंगे, सॉरी, ए के सभी अवयव बी में उपस्थित है, तो ए बी का उपसमुच्चय। अब इसको संकेत में कैसे लिखना है, ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का। यहां पर ए उपसमुच्चय नहीं था बी का, तो हमने क्या लिखा, ए उपसमुच्चय नहीं है, नहीं के लिए काट देंगे, और किसका नहीं है, बी का नहीं है। अगला उदाहरण देखो, ए के सभी अवयव बी में है, इसका मतलब ए उपसमुच्चय है बी का, ए किसका उपसमुच्चय है, बी का। साथ में इस उदाहरण को देखने से यह भी पता चल रहा है कि ए और बी समान समुच्चय, तो समान समुच्चय, तो फिर यहाँ पर हम एक लाइन खींच देंगे। ये लाइन क्या बताएगी कि ए और बी समान समुच्चय भी है। ए बी का उपसमुच्चय होने के साथ साथ ए और बी दोनों समान समुच्चय भी है। अब देखो यहाँ पर ये जो ए बी का उपसमुच्चय है, यहाँ पर हमें ए और बी के कुछ नाम देखने को और मिलेंगे, वो नाम क्या है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें दो स्थिति, दो प्रकार के चिन्ह देखने को मिले। एक तो चिन्ह इस प्रकार का देखने को मिला, समुच्चय के नाम हम दूसरे लिख लेते हैं एक बार। एक चिन्ह तो हमें इस प्रकार का देखने को मिला कि अक्ष उपसमुच्चय है वाई का, उपसमुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाना है। एक जो दूसरा नाम संकेत देखने को मिला, अक्ष उपसमुच्चय है और बराबर भी है किसके, वाई के, अक्ष वाई का उपसमुच्चय भी है और अक्ष वाई के बराबर भी है। तो दोनों ही स्थितियों में वाई को तो कहा जाएगा अधिसमुच्चय, दोनों ही स्थितियों में वाई को कहा जाएगा अधिसमुच्चय। और ये जो पहली स्थिति है, इस स्थिति में अक्ष को कहा जाता है उचित उपसमुच्चय। ये जो पहली स्थिति जहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसमें अक्ष को कहा जाएगा उचित उपसमुच्चय, और दोनों ही स्थितियों में वाई को कहा जाएगा अधिसमुच्चय। तो इन नामों को भी हमें ध्यान में रखना है। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई देखो, ए उपसमुच्चय है बी का और ए उपसमुच्चय बी का, साथ में ए और बी बराबर भी है, तब इस बी को कहा जाता है ए का अधिसमुच्चय, बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। दूसरा देखो पॉइंट, ए उपसमुच्चय है बी का और ए और बी बराबर नहीं, मतलब इस स्थिति की बात हो रही है। इस स्थिति में देखो इस ए को बी का उचित उपसमुच्चय भी कहा जाता है। इस स्थिति में ए को क्या कहा जाता है, बी का उचित उपसमुच्चय भी कहा जाता है। अब हमने ये जो बात लिखी, हमने ये कहा कि ए बी का उपसमुच्चय, ए बी का उपसमुच्चय है। इस बात को ऐसा भी कहा जा सकता है कि ए बी में समाहित है। जैसे यहाँ पर ये जो समुच्चय ए है, इसके सभी अवयव बी में है, तो हमने कहा कि ए बी का उपसमुच्चय। अब इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय ए है वो बी में समाहित है। इस बात को और क्या कह सकते हैं कि ए बी में समाहित है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ए उपसमुच्चय है बी का। इस बात को और क्या कह सकते हैं हम, इस बात को कह सकते हैं कि ए बी में समाहित है। अगले पॉइंट को समझते हैं। देखो अगला पॉइंट है अक्ष वाई का उपसमुच्चय यदि ए अक्ष का अवयव है, ए किसका अवयव है, अक्ष का अवयव है। फिर ये चिन्ह गया, इस चिन्ह को कहते हैं द्विधा। इस चिन्ह का नाम तो है द्विधा, और इस चिन्ह का जो अर्थ है वो है तात्पर्य है। इस चिन्ह का अर्थ क्या होगा, तात्पर्य है। तो ए अक्ष का अवयव है, इसका तात्पर्य है कि ए वाई का भी अवयव होगा। अक्ष वाई का उपसमुच्चय है, यदि ए अक्ष का अवयव है तो इसका तात्पर्य है कि ए वाई का भी अवयव होगा। इस बात को देखो अब समझते हैं। यहाँ पर देखो हमें ये दे रखा है कि ए बी का उपसमुच्चय, ए किसका उपसमुच्चय है, बी का। तो ए के सभी अवयव किस में होंगे, बी में होंगे। तो मान लो ए में कोई अवयव है अक्ष, ए में कोई अवयव क्या है, अक्ष। तो ये अक्ष
अवयव किसका भी होगा, बी का भी होगा। बस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अक्ष वाई का उपसमुच्चय, और यदि ए अक्ष का अवयव है तो इसका तात्पर्य है कि ए वाई का भी अवयव होगा। यहाँ पर हमें दो प्रमेय दे रखी है। पहली प्रमेय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और दूसरी प्रमेय यह है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। अब इन दोनों प्रमेय की जो उत्पत्ति है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उत्पत्ति पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। इन दोनों ही बातों को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली प्रमेय क्या है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब हम इसको समझेंगे इस प्रकार, हम ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय नहीं होता है, ऐसा सिद्ध करने का हम प्रयास करेंगे। तो कुछ उदाहरण है, उनको देखो। पहला उदाहरण देखो, इस ए के सभी अवयव बी में नहीं है, इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीन तो ए में है, जो अवयव तीन है वो ए में तो है, लेकिन तीन बी का अवयव नहीं है। तीन ए का तो अवयव है, लेकिन तीन बी का अवयव नहीं है, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। यहाँ पर देखो कि क्या ए बी का उपसमुच्चय है, तो यहाँ पर भी ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या है इसका कि ए का तो अवयव है, लेकिन ए बी का अवयव नहीं है। और कारण क्या हो जाएगा, ए का तो अवयव है, लेकिन बी का अवयव नहीं है। एक कारण और हो जाएगा, सी ए का अवयव तो है, लेकिन सी बी का अवयव नहीं है। इस कारण से ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अगला उदाहरण देखो, एक समुच्चय दे रखा है फाई और एक समुच्चय दे रखा है आपको बी। ए और बी दो समुच्चय। अब ये दिखाओ कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ये दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्रकार कोई अवयव दिखाना पड़ेगा जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। इस प्रकार का हमें कोई अवयव दिखाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का कोई अवयव है नहीं जिसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये इसमें तो है और इसमें नहीं है। तो इस प्रकार का कोई अवयव है नहीं जिसको इस प्रकार से हम यहाँ पर दिखा सकें। नहीं दिखा सकते तो फिर इसको मान लिया जाता है कि ए बी का उपसमुच्चय है। ऐसा हम सिद्ध नहीं कर पाए कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, नहीं सिद्ध कर पाए तो हमें फिर क्या मानना पड़ेगा कि ए बी का उपसमुच्चय है। इसी प्रकार ये जो फाई समुच्चय है वो सी का भी उपसमुच्चय हो जाएगा, डी का भी उपसमुच्चय हो जाएगा, प्राकृत संख्याओं का भी उपसमुच्चय हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो फाई है, रिक्त समुच्चय है, वो प्रत्येक समुच्चय का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। दूसरी प्रमेय क्या है? दूसरी प्रमेय यह है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो हमने एक समुच्चय लिया ए, इसमें अवयव है ए बी सी। इसी समुच्चय को हमने फिर से लिख लिया, हमने फिर से समुच्चय ए लिख लिया, ए और ये समुच्चय में अवयव क्या है, ए बी सी। इसी समुच्चय को हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर। अब देखो कि इस समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय में है, इसका मतलब ए उपसमुच्चय है ए का, मतलब स्वयं का ही क्या बन गया, ये उपसमुच्चय बन गया। ये जो समुच्चय ए है वो स्वयं का भी क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो इस प्रकार दोनों बातों को हम उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। प्रूफ इनका हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर हम इनका प्रूफ नहीं करेंगे। दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। हमने इन दोनों ही चिन्हों के बारे में पढ़ लिया है। ये चिन्ह तो कहाँ पर काम आता है, अवयव को दर्शाने के लिए, और ये चिन्ह कहाँ पर काम आता है, उपसमुच्चय को दर्शाने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह के आगे और पीछे हमेशा
समुच्चय होंगे। इस साइड भी समुच्चय होगा और इस साइड भी क्या होगा, समुच्चय होगा। ये जो उप समुच्चय का चिन्ह है इसके आगे और पीछे हमेशा समुच्चय ही होंगे। और ये अवयव दर्शाने के लिए जो हम एप्सिलॉन का चिन्ह काम में लेते हैं, इसके इस साइड तो होता है समुच्चय, इस साइड तो क्या होता है समुच्चय, और इस साइड क्या होता है अवयव होता है। इस साइड क्या होगा, अवयव होगा। अब देखो ये जो अवयव है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अवयव कोई संख्या भी हो सकती है, अवयव कोई संख्या भी हो सकती है, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है जैसे टेबल। इसी के अलावा अवयव इस प्रकार का भी हो सकता है, अवयव किसी भी प्रकार का देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का भी अवयव हो सकता है, इस प्रकार का भी अवयव हो सकता है। तो अवयव तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। और समुच्चय जो होता है उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं, और ये जो अवयव है इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं। तो हमें जो ध्यान में रखनी जो बातें वो क्या रखनी है कि उप समुच्चय के आगे और पीछे, ये जो उप समुच्चय का चिन्ह है इसके आगे और पीछे हमेशा समुच्चय होंगे। एप्सिलॉन के इस साइड समुच्चय होगा और इस साइड अवयव होगा। और अवयव किसी भी रूप का हो सकता है, अवयव कोई संख्या भी हो सकती है, अवयव किसी का नाम भी हो सकता है, अवयव कोई वर्णमाला का अक्षर भी हो सकता है, अवयव किसी राष्ट्रपति का भी नाम हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, आगे के प्रश्नों में इस प्रकार की बातें काम आएंगी। अभी हमने जो दो चिन्ह देखे, एप्सिलॉन का और एक उपसमुच्चय का, उससे चिन्हों से संबंधित हमें यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, ये किताब का उदाहरण नहीं है, और इस उदाहरण में एक समुच्चय लिखा है और इस समुच्चय को रोस्ट रूप में लिखा हुआ है, और उसके पश्चात यहाँ पर कुछ कथन लिखे हुए हैं। इन कथनों को देखकर हमें ये बताना है कि ये कथन सही है या गलत, अर्थात सत्य है या असत्य, ये देखकर हमें बताना है। तो ये देखने से पहले हमें ये पता करना है कि इस समुच्चय एक के अवयव कौन कौन से हैं। तो अभी तक हम जो रोस्ट रूप लिख रहे थे उनको तो हम देखकर आसानी से पता कर सकते थे कि इसमें कौन सा अवयव है और कौन सा अवयव नहीं है। इस प्रकार के हम रोस्ट रूप का में या इस प्रकार के रोस्ट रूप में अवयव लिख रहे थे इतनी देर तक। तो इनको देखकर तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि 5 बी का अवयव है, 7 बी का अवयव नहीं है, ए सी का अवयव है, एफ सी का अवयव नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार के रोस्ट रूप में तो देखकर आप आसानी से पता कर सकते हो। रोस्ट रूप तो ये रहेगा, लेकिन अवयव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अवयव का रूप अलग अलग हो सकता है। तो अवयव के रूप के कारण ही हम उस समुच्चय के अवयवों को लिखते समय गलती कर देते हैं, क्योंकि अवयव तो अलग अलग प्रकार के होंगे। अवयव तो किसी का नाम हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर हो सकता है, किसी नदी का नाम हो सकता है, कोई संख्या कोष्टक में भी लिखी हुई हो सकती है। तो अवयव तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब हम अवयव का कैसे पता करें फिर, क्योंकि अवयव लिखते समय यहाँ पर आप गलती करोगे। तो उस गलती से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो रोस्ट रूप दे रखा है तो उस मझले कोष्टक के अंदर अलप विराम देखने हैं। मझले कोष्टक के अंदर क्या देखने हैं, हमें अलप विराम देखने हैं। तो देखो मझले कोष्टक में हम अलप विराम देखते हैं। तो ये रहा मझला कोष्टक इस रोस्ट रूप का, तो इसके अंदर एक अलप विराम ये है, एक अलप विराम ये है, एक अलप विराम यहाँ पर है, एक अलप विराम यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो हमने इस मझले कोष्टक के अंदर जितने भी अलप विराम थे उनका हमें पता चल गया। अलप विराम को तो देखने से पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस मझले कोष्टक के अंदर कोई कोष्टक है और उसमें अलप विराम है, उसको हमें हटा देना है। तो इस मझले कोष्टक के अंदर देखो हमें 3 कोष्टक देखने को मिल रहे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर।
ये इन तीनों कोष्टकों में यदि कोई अल्प विराम आ रहा है तो उसको हमें हटा देना है। तो यहाँ पर तो कोई अल्प विराम नहीं है, यहाँ पर भी कोई अल्प विराम नहीं है, यहाँ पर अल्प विराम है, तो यहाँ पर हमें इस अल्प विराम को यहाँ से हटा देना है। हटाने का मतलब इसको नहीं हटाना है, हमने जो पहले लिखा था ना ये अल्प विराम है, यहाँ वाले इस चिन्ह को हटा देना है। अब देखो यहाँ पर अल्प विराम बचा, यहाँ पर बच गया, यहाँ पर बच गया, यहाँ पर और यहाँ पर। अब इन अल्प विरामों के बीच बीच में जो आ रहा है वो इस समुच्चय के क्या होंगे, अवयव होंगे। तो देखो एक तो क्या आ रहा है, राम, तो राम एक का अवयव है। फिर अल्प विरामों के बीच में क्या आ रहा है, श्याम, तो श्याम भी एक का क्या है, अवयव है। फिर अल्प विरामों के बीच में ये आ रहा है कोष्टक में बंद, तो ये भी एक का क्या है, अवयव है। 3 की घात, तो ये भी अल्प विरामों के बीच में आ रहा है, तो ये भी एक का क्या है, अवयव है। कोष्टक में ए लिखा हुआ है, ये भी एक का क्या है, अवयव है। फिर दो अल्प विरामों के बीच में ये आ रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है मझले कोष्टक में 5,3, ये भी एक का क्या है, अवयव है। और -3 भी एक का क्या है, अवयव है। तो हमें अवयव का पता करते समय क्या करना है, पहले आप सभी अल्प विरामों को इस प्रकार टिक टिक लगा दो पेंसिल की सहायता से। उसके पश्चात हमें क्या करना है कि इस मझले कोष्टक में यदि और कोई कोष्टक आ रहा है और उस कोष्टक में यदि अल्प विराम आ रहे हैं, यदि इस कोष्टक के अंदर कोई कोष्टक आ रहा है और उस कोष्टक में अल्प विराम आ रहे हैं, तो उस अल्प विराम को हमें हटा देना है। बस इतना करना है। फिर जो अल्प विरामों के बीच बीच में बचेगा वो इस एक के क्या हो जाएंगे, या इस समुच्चय के क्या होंगे, अवयव होंगे। तो हमने इन अवयवों को यहाँ पर लिख लिया। अब देखो राम एक अवयव है क्या, देखो है, मतलब ये कथन क्या है, सत्य है, तो ये कथन है सत्य। 5 कोष्टक में लिखा हुआ है ये एक अवयव है क्या, देखो ये भी अवयव, ये भी कथन क्या है, सत्य है। ये अवयव है क्या, देखो यहाँ पर ऐसा तो कोई अवयव नहीं है, तो लिख दो यह कथन असत्य है। अगला देखो 3 की घात 2 ए समुच्चय है दे रखा है, और ये समुच्चय इस ए का उप समुच्चय है। तो ये ए का उप समुच्चय कब होगा, जब इस समुच्चय में लिखे हुए सभी अवयव किसके हों, ए के। मतलब 3 की घात 2 भी किसका होना चाहिए, ए का अवयव होना चाहिए, और ए भी किसका अवयव होना चाहिए, ए का अवयव होना चाहिए। यदि ये दोनों इस प्रकार हमें मिल रहे हैं ए में, तब तो ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, अन्यथा ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो देखो 3 की घात 2 तो आ रहा है, मतलब 3 की घात 2 तो एक अवयव है, लेकिन ये देखो ए तो एक अवयव नहीं है, तो फिर कहेंगे कि ये समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है। अगला प्रश्न देखो, ये समुच्चय दे रखा है, उपसमुच्चय का चिन्ह आ रहा है, देखो तो उपसमुच्चय का चिन्ह आ रहा है, तो दोनों तरफ फिर समुच्चय ही देखने को मिलेंगे। तो ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है या नहीं, तो देखो ये उपसमुच्चय कब होगा, जब इस समुच्चय में लिखे हुए प्रत्येक अवयव इसका भी अवयव हो। तो इसमें अवयव क्या है, 5। यदि 5 एक का अवयव है तो ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय हो जाएगा, अन्यथा उपसमुच्चय नहीं होगा। तो देखो 5 एक का अवयव है क्या, 5 एक का अवयव नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ये जो समुच्चय है वो एक का उपसमुच्चय नहीं है। एक यहाँ पर एक प्रश्न और लिख लेते हैं, इस प्रकार लिख लिया, ये हमें देखना है कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है या नहीं। तो इस समुच्चय में देखो अवयव क्या क्या आ रहे हैं, एक तो अवयव आ रहा है ये, एक अवयव आ रहा है ये। यदि ये सभी अवयव एक के अवयव हैं तब तो ये समुच्चय एक का उपसमुच्चय हो जाएगा, अन्यथा एक का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो ये अवयव देखो एक का अवयव है क्या है, देखो ये रहा, ये अवयव है क्या एक का, देखो ये रहा। मतलब इस समुच्चय में ये 2 ही अवयव आ रहे हैं और दोनों के दोनों किसके अवयव हैं, एक के भी अवयव है। इसका मतलब ये समुच्चय एक का उपसमुच्चय है। तो ये कथन क्या है, सही है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।